जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ और जिस स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ, उन दोनों के बीच में जो फासला होता है, उसी पॉइंट के ऊपर मैं आज आप लोगों से बात करने जा रहा हूं। जी हाँ, 90% स्टूडेंट्स जो हैं, जो कि तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो उनको अलग करती है उन बच्चों से जो कि टॉपर्स हैं, ये बातें आज हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप अभी भी टेस्ट में जो है स्ट्रगल कर रहे हो, आप टेस्ट दे रहे हो, ऐसा लग रहा है कि भाई पढ़ते पढ़ते थक गए, फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे, तो इस स्ट्रेटेजी को अपनाइए। क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स करते हैं, कोटा में जब मैं पढ़ाता था और बच्चों के बीच रहता था, तो हम यूजुअली टीचर जो है बच्चों से भी बात करते हैं, जो टॉपर होता है उससे भी बात करते हैं, ताकि हमको पता लगे कि भाई एक एवरेज स्टूडेंट को किस तरह से इंप्रूव करके टॉपर बनाया जा सकता है। तो वो सारे मैं अपने अनुभव से आप लोगों को बता रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोगों के लिए ये हेल्पफुल रहे। और ये मैं पहले ही बोल देता हूं कि अगर केवल वीडियो देखकर ही तुम रह गए, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होगा। एक एक वीडियो के साथ नोट्स बनाओ, क्या क्या बातें मैं बोल रहा हूं उन बातों के ऊपर चलो और अप्लाई करो, डेफिनेटली तुम्हारे मार्क्स इंप्रूव होंगे बिफोर नीट 2026। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। 4 ट्रिक्स फॉर 180 आउट ऑफ 180, यानी कैसे आप मैक्सिमम स्कोर कर सकते हो अपने नीट 2025 के एग्जामिनेशन में। देखिए बच्चों, सबसे पहली चीज अपने पास क्या होती है, दैट ट्रस्ट द पावर ऑफ एनसीईआरटी। बहुत सारे आप लोगों को भाई यूट्यूब पर इधर उधर बहुत से टीचर्स मिल जाएंगे जो कि बोलते हैं कि नहीं नहीं एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी बोलता हूं, झूठ नहीं बोलूंगा, मैं खुद भी बोलता हूं, लेकिन मैं एनसीईआरटी बोलता हूं किसके लिए, इनऑर्गेनिक के लिए पढ़ो ही पढ़ो, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए फॉर्मूलाज रिवाइज करने के लिए पढ़ो ही पढ़ो। जो एनसीईआरटी के अंदर फॉर्मूलाज हैं, उनसे बाहर कोई भी नया फॉर्मूला नहीं बनता। तो देखिए एक तरीका होता है पढ़ने का। तो सबसे पहले क्या होता है कि आप नीट के स्टैटिस्टिक्स को देखिए। अब ये स्टैटिस्टिक्स मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं कि नीट के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि अब तक नीट में जितने भी क्वेश्चन आए हैं केमिस्ट्री में, उसमें से 95% क्वेश्चन तो कहां आए हैं बेटा, स्ट्रेट अवे एनसीईआरटी से आए हैं, विदाउट एनी इनोवेटिव थॉट। सीधे सीधे एनसीईआरटी से आ जाते हैं। यानी अगर आपने एनसीईआरटी की वो 4 किताबें रट ली, वो 4 किताबें समझ ली, उनको जहन में उतार लिया, तो आपका बहुत बड़ा पोर्शन खत्म हो जाता है। दूसरी बात क्या है कि भाई एनसीईआरटी को पढ़े कैसे। बेटा एनसीईआरटी इज अ वेपन, है ना, एनसीईआरटी एक तरह का वेपन है और बैकअप वेपन है। तो देखो पढ़ने का तरीका क्या है, आप लोगों ने एक्स वाई जेड किसी न किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल हो ही रखे हो। जैसे मानो कि भाई हमारे पास कोई स्टूडेंट है राम, उसने भाई कहीं पर कोई कोर्स लिया एक्स वाई जेड वाला इंस्टीट्यूट में, कहीं पर कोई कोर्स लिया, मान लेते हैं, है ना। अब कोर्स लिया या कहीं पर भी लिया, हमारे यहाँ लिया, वहां लिया, कोटा में लिया, कहीं पर भी लिया, कोई कोर्स लिया, तो उस कोर्स के अंदर मान लो कि अभी केमिस्ट्री में पहला चैप्टर सर ने पढ़ाया केमिकल बॉन्डिंग। अब जब केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाया तो केमिकल बॉन्डिंग को रिवाइज करने के लिए एनसीईआरटी काम में आनी चाहिए। यानी सबसे पहले आपने केमिकल बॉन्डिंग पूरा पढ़ा, केमिकल बॉन्डिंग के सर ने जो नोट्स लिखवाए उन नोट्स आपने बनाए, उन नोट्स में से जो शॉर्ट नोट्स आप निकालोगे वो किससे निकालोगे, एनसीईआरटी की हेल्प से निकालोगे। मतलब मैं आपको समझाता हूं, आपने जब केमिकल बॉन्डिंग को पूरी तरह से पढ़ लिया, क्लास में आपको समझ में आ गया, तो अब आप क्या करेंगे, खुद अपने शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। बच्चों ये चीज मैं तुमको बोल रहा हूं जो कि मैं खुद टीचर हूं, इस वजह से। देखिए टीचर जब क्लास में जाता है, तो आप लोग जब हर साल अलग अलग टीचर से पढ़ रहे होंगे, तो उनके नोट्स का सीक्वेंस अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि टीचर को जो चीज अच्छी लगती है, जो चीज उसको कनेक्ट क्लिक जल्दी होती है, वो उसको पहले पढ़ाता है, और बाकी कोई एनसीईआरटी के सीक्वेंस से पढ़ाता है। मतलब ये है कि जब आप अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं, तो वो आपको जल्दी समझ में आते हैं एज कंपेयर टू टीचर के नोट्स। टीचर ने क्लास में आपको पढ़ाया, समझ में आया, लेकिन जब आप उसी चीज को एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो आपके एनसीईआरटी से शॉर्ट नोट जो बनेंगे वो आपके फुल प्रूफ हो जाएंगे। साथ के साथ जो पॉइंट्स टीचर के मिस हुए होंगे एनसीईआरटी के, वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो जब टीचर पढ़ा देता है, तो उसके बाद उसी चैप्टर की शॉर्ट नोट्स आपको किससे बनाने हैं, एनसीईआरटी से बनाने हैं। तो ये मैं भले जोधपुर में पढ़ाता था, वहां पर भी मेरा एक अंशुल नाम का स्टूडेंट था जो कि एम्स जोधपुर में सेलेक्ट हुआ था। उससे मैंने ये सीखा था कि जब भी मैं पढ़ाता था, उसके बाद वो हर चैप्टर का जो है एनसीईआरटी भी देख लेता था, ताकि भाई मुझसे कोई मिस हो गया, अरे यार टीचर से हम बोलते नहीं है कि सर ये नहीं पढ़ाया वो नहीं पढ़ाया, है ना, क्योंकि टीचर की हम रेस्पेक्ट करते हैं इसलिए बोलते नहीं है। बाकी एनसीईआरटी के अंदर सब कुछ है, और मान लो कि भाई वो चीजें भाई एनसीईआरटी में से उठकर आ गई, तो आप ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हो। अगला अपना पॉइंट इसमें क्या है बच्चों, नेक्स्ट है स्मार्ट डिवीजन ऑफ सिलेबस। हम लोग क्या करते हैं कि जो मन में आ रहा है वो पढ़े जा रहे हैं। ये यूट्यूब पर वीडियो देख लिया, बढ़िया लगा, इस टीचर को देखना स्टार्ट कर दिया। अरे यार उस टीचर ने मान लो पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट किया, हो सकता है ना कि उस टीचर का पीरियोडिक टेबल बहुत स्ट्रांग हो, बाकी पार्ट वीक हो,
फिर तुम लोग क्या करते हो, अंधभक्त की तरह देखते जाते हो, देखते जाते हो, देखते जाते हो, दिमाग ही लगाते हो। अरे भैया भक्ति करने थोड़ी ना आए हो, तुम अपना सिलेक्शन करवाने आए हो। तो सबसे पहले जो भी टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं तुम्हारे पेड बैच में, ऑफलाइन में, या कहीं पर भी तुम पढ़ रहे हो जिस भी टीचर से, वहां पर सबसे पहले आप ये देखो कि सिलेबस को किस तरह से बांटा गया है। क्या वो टीचर रैंडम कोई भी टॉपिक उठा रहा है, या वो सेक्शन बाय सेक्शन पढ़ा रहा है। ऐसे कभी भी नहीं होगा। अगर कोई टीचर ऐसा कर रहा है कि पहले 2 इनऑर्गेनिक के पढ़ा दिए, फिर फिजिकल का पढ़ा दिया, फिर अचानक से ऑर्गेनिक आ गया, फिर कुछ और आ गया, तो बेटा मैं आप लोगों को बोलता हूं मत जाओ उस टीचर के पास, मत देखो, तुम लोग अपना साल बर्बाद कर दोगे और वापस से 2026 में तुमको अच्छी अच्छी बातें बोलकर वो टीचर पढ़ाने आ जाएगा। क्या करना है जो ऑफलाइन में हम लोग करते हैं, देखो सबसे पहले हम एक टॉपिक को उठाते हैं, फिजिकल को, फिजिकल को पूरा खत्म करते हैं, फिजिकल को समझते हैं, फिर उसके बाद हम जाते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की तरफ। यूजुअली ऑर्गेनिक को बीच में पढ़ा देते हैं टीचर। तो फिजिकल को पढ़ने का तरीका क्या है कि जब आप लोग फिजिकल को पढ़ेंगे तो रेफरेंस बुक आपके पास एक होनी ही चाहिए। आपको सर ने जो क्लास में न्यूमेरिकल्स करवाए हैं वो न्यूमेरिकल्स में पीवाईक्यू भी है, वो न्यूमेरिकल्स में फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन आप लोगों को क्लास में समझ में आ गए हैं, फिर भी अभी कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि तुमने खुद नहीं किए ना न्यूमेरिकल, टीचर ने समझाया तो तुमको आया। अब तुमको क्या करना है, अगर कोचिंग का कोई मॉड्यूल है बहुत अच्छी बात, नहीं तो एक रेफरेंस बुक उठाओ जिसमें क्या हो, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। ठीक है बच्चों, टॉपिक वाइज क्वेश्चन हो। और जैसे मैंने मानो कि आज मोलैलिटी पढ़ाया या कंसंट्रेशन टर्म पढ़ाया, तो उस कंसंट्रेशन टर्म को तुम उस रेफरेंस बुक से उठाकर हाथों हाथ इजी वाले 50 क्वेश्चन लगा लो। क्या होगा उससे, उससे ये होगा कि तुम कंसंट्रेशन को वो किस लैंग्वेज में पूछता है नीट के एग्जाम में, वो ये तुम समझ जाओगे। साथ के साथ तुम्हारा फॉर्मूला जो होगा वो टिप्स पर आ जाएगा। हम लोग क्वेश्चन ज्यादा लगाने के लिए क्यों बोलते हैं, ताकि तुम लोग लैंग्वेज से परिपक्व हो जाओ और तुम लोग ये सीख पाओ कि भाई वो फॉर्मूला जल्दी से कैसे क्लिक करें। एग्जाम में इतने सारे फॉर्मूलाज में टाइम ही किसमें लगता है, फॉर्मूले को याद करने में कि कौन सा वाला लगाए। अब जब आपका रेफरेंस बुक वाला काम होता जा रहा है, जैसे जैसे टीचर पढ़ाता जा रहा है वैसे वैसे टॉपिक वाइज आप लगाते जा रहे हो, उसके बाद आपको क्या करना है, ऑर्गेनिक के ऊपर क्या लगाना है। ऑर्गेनिक में जो भी टीचर जी ने नोट्स बनवाए हैं उसके अंदर मैकेनिज्म होंगे, कोशिश करो कि वो सारे मैकेनिज्म घर पर जाकर खुद ड्रॉ करो जब ऑर्गेनिक चालू हो। हम हर साल बोलते हैं जो ट्राई कर लेता है वो डॉक्टर बन जाता है, जो नहीं ट्राई करता वो जाता है फिर शॉर्ट वीडियोस को देखने। हर साल ये होता है बेटा कि साल जब खत्म होता है फिर तुम लोग जाओगे शॉर्ट वीडियोस को देखने, ऐसा नहीं, अभी भी टाइम है, मिड ईयर चल रहा है। अगर आप लोगों की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो गया है तो जीओसी रिएक्शन मैकेनिज्म में सर जो भी मैकेनिज्म आपको बनवा रहे हैं उसको एक बार खुद बनाओ, और ऐसा नहीं रटना है, खुद सोचो कि हाँ यार ये इलेक्ट्रोफाइल है तो अब इनमें से न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम कौन करेगा, ये अगर बेस है तो मोस्ट एसिडिक कौन होगा। रिएक्शन को इस तरह से सोचकर बनाना है, लाइक यू आर प्लेइंग अ चेस। ओके, इस तरह से अपने पास घर पर जाकर वापस से वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वापस से मैकेनिज्म बनाने हैं। इसमें मैं नहीं बोल रहा हूँ फिजिकल में कि घर पर जाकर क्वेश्चन सॉल्व करने, नहीं, इसमें तो मैंने ये बोला जो सर ने करवाए बहुत बढ़िया। तुमको कोई क्वेश्चन सर ने बहुत ही टफ करवाया उसको हाईलाइट कर लो, बाकी घर जाके नहीं करने, डायरेक्ट रेफरेंस बुक के क्वेश्चन करो। लेकिन ऑर्गेनिक में मैं बोल रहा हूँ जो भी क्वेश्चन सर ने करवाए हैं बेटा, टीचर एक सीक्वेंस में पढ़ाते हैं ऑर्गेनिक, यार ये चीज आ जाएगी तो ये चीज आएगी तो ये चीज आएगी, है ना। बुक्स के अंदर ये सीक्वेंस नहीं होता, इसलिए मैं अभी जब आप लोगों का ये सिलेबस चल रहा है तब मैं आप लोगों से नहीं बोलता हूं कि टॉपिक वाइज क्वेश्चन लगाओ, आप टीचर के नोट्स के क्वेश्चन वापस लगाओ और जब चैप्टर खत्म हो जाता है तब रेफरेंस बुक से क्वेश्चन लगाइए एक साथ। ओके, नेक्स्ट हम लोगों को चलना है इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक में प्राइम फोकस आप लोगों को उन चैप्टर्स पर रखना है जो कि बेस बिल्डिंग चैप्टर्स हैं। पीरियोडिक टेबल बेस बिल्डिंग है लेकिन उससे मार्किंग कम है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कंपाउंड और केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग से लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पक्के होते हैं, कोऑर्डिनेशन से भी और डी एंड एफ ब्लॉक से भी मिलाकर 2 क्वेश्चन के आसपास आ जाते हैं। तो आप खुद सोचिए कि इनऑर्गेनिक से अकेले 5 क्वेश्चन तो ये 2 चैप्टर ही दे देते हैं। इन दोनों चैप्टर्स को कॉन्सेप्चुअली भी पढ़ना है, एनसीईआरटी से भी पढ़ना है। बाकी और चैप्टर्स के लिए मैं तो फिर भी तुमसे बोल नहीं रहा हूं, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के साथ डी एंड एफ ब्लॉक तो हमेशा आता ही है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, डी एंड एफ ब्लॉक और केमिकल बॉन्डिंग के एनसीईआरटी से भी अपने नोट्स बनने चाहिए, अपने नोट्स के अंदर हाईलाइटेड पॉइंट्स होने चाहिए, इनसे नहीं छोड़ना है। आगे बात करें, ट्रिक नंबर 3 के ऊपर बात करें। अब आप देखो आप लोगों ने क्या क्या कर लिया, मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं कि हम लोग कहां तक पहुंच चुके हैं। आपने भाई ट्रिक नंबर 1 लगाया, ट्रिक नंबर 1 लगाने के बाद आपको समझ में आ गया कि भाई एनसीईआरटी को किस तरह से यूज में लेना है। ट्रिक नंबर 2 लगाया, ट्रिक नंबर 2 में मान लो कि आपका जो भी चल रहा है अभी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल, उसके हिसाब से आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो गई। अब जब क्वेश्चन प्रैक्टिस हो गई
तो बेटा आपका एक चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इस वाले पॉइंट पर आप बोलेंगे कि एक कोई चैप्टर आपका पूरी तरह से शॉर्ट कंप्लीट हो चुका है। जब चैप्टर कंप्लीट हो गया है बेटा, आप गूगल करेंगे तो गूगल पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स हैं जो आपको चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट प्रोवाइड करवाएंगे। चैप्टर वाइज मॉक लगाने से क्या होगा, चैप्टर वाइज मॉक लगाने से ये होगा दैट आपका, अगर आपने मॉक लगाया, मॉक लगाते ही आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। हाँ बिल्कुल होगा, कॉन्फिडेंस बिल्ड भी होगा। और अगर मॉक तुम्हारा खराब गया है तो तुमको गलतियां भी पता लग जाएगी अपने कोचिंग के एग्जाम के पहले, है ना। याद रखिए कि आप अपने एग्जामिनेशन हॉल को अपना घर नहीं बना सकते, लेकिन अपने घर को एग्जामिनेशन हॉल बना सकते हो। इतने ज्यादा पेपर देने हैं कि अपना घर ही क्या लगे, एग्जामिनेशन हॉल लगे, ताकि वहां पर जब हम जाएं तो नेचुरली परफॉर्म करें। ठीक है, अब चैप्टर वाइज भाई आपने मान लेते हैं ऐसे 10-15 चैप्टर आपके हो गए और लगभग लगभग एक पूरा सेक्शन प्रिपेयर हो गया। मान लो फिजिकल का तुमने एक एक चैप्टर का मॉक लगा लिया, अब उसके बाद मॉक लगाना स्टार्ट करोगे सेक्शन वाइज। तो जैसे फिजिकल पूरा हो गया है तो फिजिकल का मॉक लगाएंगे, इनऑर्गेनिक का मॉक लगाएंगे, ऑर्गेनिक का मॉक लगाएंगे। और जब अंत में नीट तुम्हारा आ रहा होगा, इन द लास्ट 15 ईयर के पीवाईक्यू हमको लगाने हैं। लास्ट में तो भाई जो भी कोचिंग वाले हैं वो तुमको मॉक लगवा ही रहे होंगे, उसके साथ साथ 15 साल के कम से कम पीवाईक्यू अपने को लगाने हैं। इससे क्या होगा कि तुम लोगों का कॉन्फिडेंस भी बिल्ड रहा, अपलिफ्टेड रहा, तुम लोगों की जो गलतियां हुई गलतियों को भी तुमने एनालाइज किया, तुम लोगों ने पीवाईक्यू भी कर लिया, तीनों चीजें आपकी हो जाएंगी। चैप्टर बाय चैप्टर भी आपने एनालिसिस कर लिया। नहीं तो क्या होता है, तुम डायरेक्ट अगर भाई कंप्लीट मॉक लगाओगे तो तुमको एक तो हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। मान लो आपने तो भाई डायरेक्ट ही कंप्लीट मॉक लगाए तो आपको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन नहीं मिलेगा। अरे भाई उसको 45 क्वेश्चन बनाने हैं, 2 बुक में से इतने सारे चैप्टर्स हैं, 4 बुक में इतने सारे चैप्टर्स हैं, कैसे बना पाएगा वो हर टॉपिक से क्वेश्चन। तो इस वजह से हम चैप्टर वाइज जब लगाते हैं तो हमको हर एक टॉपिक से क्वेश्चन मिल जाता है। ठीक है, तो आपके हर टॉपिक को कवर करते हुए चलना है। चलिए आगे बात करें लास्ट। अब जब हमने इतना कुछ पढ़ लिया है, हम रावण तो है नहीं ना जिनके पास 10-10 सिर है कि भाई इस वाले सिर को हमने एक्टिवेट कर दिया अब याद आ जाएगा। तो बेटा रिविजन बहुत जरूरी होता है, रिविजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। रिविजन का मतलब आपको जो पूर्व में बातें बताई गई थी उनको पुनः याद करना, क्या कहलाएगा, रिविजन। तो रिविजन में देखिए कि सबसे पहला रिविजन आपका क्या होना चाहिए, आफ्टर एवरी चैप्टर। फॉर एग्जाम्पल मैं अभी जीओसी पढ़ा रहा हूं, जीओसी पढ़ाने में लगभग लगभग मान लीजिए मुझे 12 लेक्चर लग गए, 2 हफ्ते लग गए, ऐसा मान लो। 2 हफ्ते के बाद जैसे संडे आएगा उस संडे को पूरा का पूरा जीओसी 1 गो में रिवाइज होना चाहिए। ऐसा ही आपको अप्लाई करना है बाकी और में भी। अभी तो मैं केमिस्ट्री की बात कर रहा हूं क्योंकि केमिस्ट्री का अध्यापक हूं। जैसे ही आपका एक वीक निकला, आपके पास संडे आया, उस संडे को पूरा जीओसी रिवाइज होना चाहिए। या अगला चैप्टर अगर स्टार्ट होने वाला है वीक के मिड में तो आपको जीओसी रात को रिवाइज करना चाहिए, क्योंकि वो अगले चैप्टर में काम में आने वाला है, टीचर पढ़ाएगा ही ऐसे। अगला क्या है कि भाई सेकंड रिवीजन पार्ट अपना कब चालू होगा, जब वीकली रिवीजन ऑफ कवर्ड सिलेबस। मतलब एक तो ये वाला रिवीजन हुआ जो कि चैप्टर बाय चैप्टर आप कर रहे हो, दूसरा आपके पास क्या होगा कि यार बहुत सारे चैप्टर ऑलरेडी हो चुके होंगे ना। तो जब आपका संडे आ रहा होगा, याद रखो बेटा कि कोटा में मैं हूं और कोटा में कोई स्टूडेंट जो है संडे कुछ भी छुट्टियां कोई नहीं लेते हैं यार। अब तो चलो ऑनलाइन हो गया, लेकिन जब हम छोटे थे ना तो बहुत महीनों महीनों तक बच्चे वहां बैठे रहते थे, क्योंकि वो मानकर आ रहे हैं कि हम लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो आप लोगों को सबसे पहले जो है ना त्याग करना पड़ेगा अपने मतलब इन सेलिब्रेशंस का, राइट। कुछ चीजें चाहिए, अगर भाई तुम लोगों को स्वर्ग तक जाना है तो तुम्हारे ज्ञान के वृक्ष रूपी जड़ें जहन्नुम तक जानी चाहिए, बिल्कुल पाताल तक जाएंगी। तो तुमको वहां तक जाना पड़ेगा, तब जाकर तुम लोगों की जड़ें यहाँ जाए तो तुम वहां पहुंच पाओगे, राइट। तो अपने पास वीकली रिवीजन जो करोगे वो किसका करोगे, जितना भी पढ़ा दिया है जल्दी पन्ने पलट के उसको देखोगे, उसमें कुछ भी आ रहा है डाउट टीचर से कंसल्ट करोगे। और लास्ट जब 30 दिन बचे तो लास्ट 30 डेज में तो इतने हम लोग फास्ट हो चुके हों कि यार हाँ यार ये होता है ये होता है ये होता है, ये जब होगा जब इस तरह से लगाओगे। ठीक है, तो रिवीजन की बात जो होगी वो आज से लगभग 2 महीने बाद सीरियसली आप लोग को अप्लाई करनी। अभी तो जो अपने पास काम की चीजें हैं वो मैंने आपको बताया। सबसे पहली चीज एनसीईआरटी, दूसरी चीज अपने पास स्मार्ट डिवीजन ऑफ वर्क, मैंने आपको समझाया है किस तरह से करना है, और लास्ट है अपने पास मॉक टेस्ट एंड पीवाईक्यूज। आप इनमें से क्या क्या चीज अभी अप्लाई कर रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और क्या क्या चैलेंजेस आप फेस कर रहे हैं ये भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और इसी तरह की वीडियोस के लिए ऑरस के चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।